नमस्कार, मैं हूँ दिवाकर और मैं हूं मयंक। और हम आज बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के विवाद के बारे में और आखिर रूस की संसद में क्या हुआ और पुतिन ने अपने फैसले की कैसे ले रहे हैं और रूस की राजनीतिक स्थिति क्या है फिलहाल। जैसा कि आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख ही पा रहे हैं कि एक तरफ लिखा है रूस है कि मानता नहीं, एक तरफ लिखा है बीच में स्क्रीन के पुतिन है कि मानता नहीं। मानते नहीं भी पढ़ सकते हैं अगर आप बहुत सम्मान देना चाहते हैं। हम लोग राजनेताओं को उतना सम्मान देते नहीं है, इसलिए हम लोग शायद इसलिए लिख देते हैं। लेकिन आप इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं रूसी सैनिक है, ये वो जमावड़ा है जो यूक्रेन की सीमा पर रूस ने इकट्ठा कर दिया है। आप देख सकते हैं कि गोला बारूद असलहा, जिसे आर्मर्स कहते हैं, जिसको एमिनिशन कहते हैं फौज की भाषा में, उसका कार्टन लेके, उसका डब्बा लेके, जो है पेटी लेके, उसकी दो रूसी सैनिक भाग रहे हैं और उनके पीछे टैंकों की कतार है जो यूक्रेन के बॉर्डर पे रूस ने इकट्ठा कर दिए हैं। लेकिन क्या हुआ दिवाकर, रूस की संसद ने क्या बोल दिया है आज? रशियन फेडरेशन काउंसिल, जो कि रूस की संसद का अपर हाउस है, हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा है भारत में, तो वहां पर रूस की संसद ने मिलिट्री एक्शन के लिए परमिशन दे दी है। तो सैन्य सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं पुतिन जरूरत पड़ने पर। और जरूरत, जैसे कि हम जानते हैं, हमने देखा है सालों से कि युद्ध की जरूरत जो है वो होती नहीं, बनाई जाती है, जैसा कि मेरा विचार है। और मयंक, अगर आप इससे इत्तेफाक रहते हैं तो ठीक है, बताइए आपका विचार क्या है। जी, मेरा विचार ये है कि दरअसल देखिए, ये दिखाया ऐसे जाता है जैसे गोस्वामी तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस में कहते हैं और गीता में जो है कृष्ण कहते हैं। तो गीता में जो कृष्ण कहते हैं उसी का अनुवाद तुलसीदास कर देते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब जो है तुलसीदास इसको अवधि में कहते हैं कि जब जब भई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अदम अभिमानी, तब तब हरिधर विविध शरीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन पीरा। तो दिखाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के जो बाहुबली हैं, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के अमेरिका और रूस, ये दिखाते ऐसे हैं जैसे कि दुनिया की रक्षा का ठेका जो है इनके कंधों पर है, वो भार इनके कंधों पर दुनिया को बचाने के लिए निकले हैं। पर दरअसल ये दुनिया को बचाने का मामला होता नहीं है। ये मामला होता है अपनी खोती हुई, कम होती हुई हैसियत को या तो बचाने का, या कोई सही मौका देख के अपनी हैसियत जो आपने खो दी थी अतीत में लंबे समय पहले, उसको दोबारा खड़ा कर देने का। अब इसको अगर हम देखें तो पोस्ट कोविड दुनिया में अमेरिका ने अपनी हैसियत खोई है एक सुपर पावर के तौर पे। चाइना आके खड़ा हो गया उसकी जगह आर्थिक सुपर पावर के तौर पे, और सामरिक सुपर पावर के तौर पे रूस। अमेरिका एक तरफ अपनी हैसियत खो रहा था, तो अमेरिका के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि आर्थिक हैसियत वो खो चुका है। सामरिक हैसियत जो थी वहां पे सही समय देख के, क्योंकि कोविड में अमेरिका कमजोर पड़ा है आर्थिक रूप से, वो युद्ध लड़ने की हैसियत में नहीं है शायद इस समय, ऐसा कम से कम अंतर्राष्ट्रीय दुनिया का मानना है। तो पुतिन, वो जो खोई हुई रूस की ताकत है, पुराना गौरव वापस लौटाने की जो पूरी नौटंकी होती है, वो हमारे यहाँ भी होती है ना। वो अखंड भारत बनाएंगे और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब ले आएंगे। पुतिन उसी राह पे चलती है, क्योंकि कभी ना कभी पुतिन जिस तरह से सालों साल से रूल कर रहा है, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई रिवॉल्ट, पब्लिक में कोई ना कोई असंतोष तो होगा। तो अब जो है, तो पुराने समय में प्रजा जब भूखी होती थी, गरीब होती थी, कंगाल होती थी और राजा के पास जाती थी कि हम भूखे हैं, तो राजा कहता था कि पड़ोसी देश पे हमला करना है क्योंकि वो बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, तो पोस्ट कोविड एरा में ये हमको देखने को मिलेगा। और लगभग यही स्थिति हमको याद करनी पड़ेगी 1939 में वारसाई की जो संधि थी, ट्रीटी ऑफ वारसाई जो थी, उसको अनैतिक बताते हुए और जर्मनी की अस्मिता पे हमला बताते हुए, संप्रभुता पे हमला बताते हुए, हमसे ये इलाके छीन लिए गए थे, तोड़ दिया गया था, ये हमारा हिस्सा है, वो तो हम हमारा अधिकार है। हिटलर ने हमले शुरू किए थे ऑस्ट्रिया पे और उस पे तमाम पोलैंड पे, है ना, और ये सारी चीज़ें हुई थी। 1939 के बाद हमने इस तरह से होते हुए नहीं देखा। रूस, सोवियत रूस जो था, यूएसएसआर, उसका विघटन हुआ। यूक्रेन भी उन्हीं में से निकला हुआ एक देश है, जो पहले यूएसएसआर या सोवियत संघ का जो है सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था। अब पुतिन उसको दोबारा हासिल करना चाहते हैं। हालांकि वो ये सब बातें नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस के लिए खतरा बन चुका है। अब अगर रूस के लिए खतरा है तो उस पर हमला कर देना किस तरह का समाधान है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन खबर यह है कि रूस की संसद जो है उसने पुतिन को
आदरणीय पुतिन जी को जो है वो इजाज़त दे दी है कि वो सेना को देश से बाहर तैनात कर सकते हैं। इसको अगर हम तकनीकी भाषा में समझें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, संसद के ऊपरी सदन से देश के बाहर सैन्य बलों के प्रयोग की अनुमति मांगी थी। तो रूस का जो कानून है उसके मुताबिक वहां की संसद को उसकी अनुमति के बिना, जो सोवियत रूस के बाद जो नया रूस बनता है, जिसको रूस कहते हैं, रशिया और यूएसएसआर में जो फर्क है विघटन के बाद, रूस नाम का देश है, वहां का संविधान कहता है कि संसद का ऊपरी सदन जो है उसकी अनुमति आवश्यक है किसी भी तरह की देश के बाहर अगर आप बल प्रयोग करते हैं तो पुतिन ने एक चिट्ठी लिखी थी ऊपरी सदन को और अनुमति मांगी थी। जो हायर अपर हाउस है उसने पुतिन के इस पत्र पे अपनी अनुमति दे दी है। अब यहां से यूक्रेन पे हमले का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अब राष्ट्रपति के तौर पे व्लादिमीर पुतिन के पास अधिकार है। हालांकि ये सब भी एक तरह का दिखावा है, ये वही है कि मतलब एक डेकोरम है। मुझे नहीं लगता है कि संसद इस हैसियत में थी कि वो पुतिन की बात को मना कर पाती। तो उसने बस लिखित अनुमति दे दी है। अब मैं तो ये मानता नहीं हूँ कि वो अनुमति नहीं देती, लेकिन अब उनके पास आधिकारिक तौर पे संसद की अनुमति है कि वो देश के बाहर फौज को, आर्मीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब देश के बाहर कहाँ करेंगे? जाहिर सी बात है यूक्रेन पे करेंगे। जिन इलाकों को उन्होंने पहले ही आज़ाद घोषित कर दिया था, 2 इलाके, वहाँ तो फौज पहुँच ही गई है और अब माहौल बनाया जा रहा है कि यूक्रेन की फौज मान ली रही है। तो अब संसद के ऊपरी सदन को लिखे गए पत्र के बाद पूर्वी यूक्रेन जो है जहाँ पे विद्रोही क्षेत्र बताए जाते हैं, जो यूक्रेन से विद्रोह कर रहा है, यूक्रेन नहीं मानता, वहां पर रूस की सैन्य तैनाती को औपचारिक दर्जा मिल जाएगा। अब इस पे अमेरिका विरोध कर रहा है। दिलचस्प बात दिवाकर क्या है, अमेरिका तमाम इलाकों में विद्रोही इलाके बता के यही खुद करता रहा है। जी हमने 1990 के बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, शीत युद्ध खत्म हुआ था और यूएसएसआर का विघटन हो गया था, उसके बाद हमने अमेरिका को अकेला दादा देखा है और अमेरिका के काफी सैन्य अभियान देखे हैं। अफगानिस्तान में देखा है, इराक में देखा है। तो और अब ये काम रशिया कर रहा है। रशिया ने हमने ये देखा है कि रशिया ने पॉलिटिकल गेम्स खेले हैं इतिहास में। रशिया ने कभी भी मैं कहूंगा कि सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया है, विशेषकर विघटन के बाद। लेकिन यूएसएसआर के दौर में भले ही थोड़े सामरिक कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल तो नहीं की गई है। विघटन के साथ देखिए अंत हो गया था। विघटन एक तरह से शीत युद्ध का अंत था, इसको देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे 2014 में क्रीमिया पर दोबारा कब्जा किया था और ये शायद उसी का एक एक्सटेंशन है यूक्रेन पर। क्या कहते हैं? दुनिया को उसी समय देखिए इस पे चेतना चाहिए था। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें, इस पे हम बहुत सारे वीडियोस करने वाले हैं। एक, ये जो बार बार नाटो की बात हो रही है, भाई ये नाटो इतने साल से कहाँ था? इतने साल से ये जो यूरोपियन देश हैं इनको चिंता नहीं थी नाटो की कि नाटो कैसे काम करता है। अमेरिका का जहां मन करता था कूदता था और नाटो उसका साथ दिया करता था। तो नाटो को अपनी पर्सनल मिलिशिया की तरह इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तब नाटो की क्या हैसियत है, क्या स्थिति है, इस बारे में किसी को कोई चिंता नहीं थी। इस पर हम बात करेंगे, बाकायदा डिटेल में बात करेंगे हिस्टोरिकली टाइमलाइन के हिसाब से। दूसरी बात, इसमें कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा, क्रीमिया का तो एक है कि क्रीमिया वाला जो थ्रेड है वो यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में जो नाटो की हार है, जो उसका पीछे हटना है, वहां से वापस लौटना है और तालिबान के हाथ में सौंप देना, ये भी रूस को एक ताकत देता है। आप देखें तो रूस ने दोस्ती बना के रखी उनसे, रूस ने उनसे रिश्ते खराब नहीं किए, सबसे पहले रूस ने। और दूसरा, इसी रीजन में हम देखें कि चीन का जो राइज है, तो चाइना ने एक सामरिक ताकत के तौर पे अमेरिका से कोई सीधा झगड़ा नहीं किया, उसने आर्थिक ताकत के तौर पे कन्फ्रंट किया, ठीक है। और रूस ने जो है, तो एक वर्तमान लाल झंडा है, एक पूर्व लाल झंडा है। एक ने आर्थिक ताकत के तौर पे कन्फ्रंट किया अमेरिका को और पीछे धकेल दिया, और दूसरा सामरिक ताकत के तौर पे सामने खड़ा हो रहा है। दिलचस्प ये है कि अगर हम पुरानी परिभाषा में बात करें 1939 की, तो ये जो मित्र राष्ट्र हैं ये केवल सैंक्शन लगा पा रहे हैं। इनमें से कोई भी अभी भी किसी युद्ध की स्थिति में ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। अमेरिका ये तो कह रहा है दुष्परिणाम होंगे, पर क्या होंगे, युद्ध में उतरेंगे नहीं उतरेंगे, उसका क्या होगा। और पोस्ट कोविड एरा में अगर ये सब कुछ होता है तो दुनिया के लिए इसका क्या परिणाम होगा वो देखना पड़ेगा। फिलहाल बात यह है कि रूस की संसद ने व्लादिमीर पुतिन को
जो है अनुमति दे दी है सेना देश से बाहर भेजने की, और अब यूक्रेन पे हमला लगभग तय माना जाना चाहिए। दिवाकर, बाकी हम और क्या लेके आने वाले हैं इसके आगे? एक तो हम मिन्स्क की संधि जो है, क्योंकि पुतिन बिल्कुल। ने आज कहा है, मैं जोड़ दूं कि मिन्स्क की संधि को अब अतीत जी मानिए, खत्म मानिए। तो जी बिल्कुल एक तो बिल्कुल। हम मिन्स्क की संधि की बात करेंगे अपने आगे आज शाम के वीडियो में, और हम क्या बात करने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात है जिसपे हम हमारे भारत के लोगों पर क्या असर पड़ने वाला हो अगर ये युद्ध होता है तो यूक्रेन और रूस के बीच में अगर युद्ध होता है तो, या फिर अगर नाटो कंट्रीज रूस के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं और भारत अगर इस युद्ध में किसी भी तरह से हिस्सा लेता है, और अगर हिस्सा नहीं भी लेता है तो हर तरह से कुछ असर पड़ने वाला है, जिसमें सबसे बड़ी बात है तेल के दाम, जो कि बहुत हद तक हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। तो वो खैर इस पर हम एक डिटेल में वीडियो जरूर लाएंगे, और आज रात तक हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो तो अब हम हमारे दर्शकों को दिखाएं, जिसकी भारत पर इस डेवलपमेंट का क्या असर पड़ने वाला है। तो गैस पाइपलाइन से लेकर सामरिक रणनीति, भारत की विदेश नीति, कूटनीति, मिन्स्क की संधि क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच के रिश्ते कैसे रहे हैं, यूएसएसआर क्या था और कहां से नाटो के आगे और पीछे की कहानी तय होती है, अफगानिस्तान में जो हुआ उसका क्या असर पड़ता है, क्रीमिया से क्या रिश्ता है, इन सब पर हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। आपको करना ये है कि आपको मीडिया विजन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना है, फेसबुक पे फॉलो कर लेना है, ट्विटर पे फॉलो कर लेना है, शेयर चैट पे फॉलो कर लेना है, MEDIA स्पेस VIGIL आप सर्च करेंगे आपको सब जगह मिल जाएगा। ट्विटर पे @मीडिया विजन इंडिया के नाम से हम हैं। और अगर आप आज़ाद और निर्भीक पत्रकारिता की मदद करना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन पे लिंक आ रहा है, आज़ाद पत्रकारिता की मदद करें, www.instamojio.com/@mediavigil आप वहाँ मदद कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे ये लिंक लगभग हर जगह मौजूद है। देखते रहिए मीडिया विजिल, साथ खड़े होइए तथ्यों के, क्योंकि टिप्पणी कोई भी कर सकता है, सच जो है वो सबसे पवित्र चीज़ है।